क्या होता है कि जो सोप का मॉलिक्यूल है, सोप का मॉलिक्यूल ऐसा है, इट इज R और ये हमारे पास है COO नेगेटिव, जिसके साथ यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है। दिस इज अ सोप मॉलिक्यूल। अब ये जो R है इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर टेल। दिस इज कॉल्ड नॉन पोलर टेल एंड दिस इज योर पोलर हेड। कौन सा वाला? COO नेगेटिव। अब जैसे पानी में गया तो पानी में जाने के बाद आपको ये सेपरेट नजर आने लग गया नेगेटिव और सोडियम अलग हो गया था। इज इट क्लियर? यस मैम। अगर तो ये अकेला है तो ये ऐसे ही है, ये दूर दूर पड़ा हुआ है। लेकिन जब हाई कंसंट्रेशन होती है तो एट हाई कंसंट्रेशन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, आप बताओ क्या इनकी टेल पानी को पसंद करती है? नो। टेल पानी को हेट करती है और हेड चाहता है कि वो पानी में रहे और एक दूसरे को छोड़ वो सकते नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि हेड चला जाए टेल वहीं रह जाए। तो हेड और टेल को एक साथ रहना है। टेल को फिर भी टेल पसंद आ रही है और हेड को पानी पसंद आ रहा है, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन लोगों ने ऐसा एक अरेंजमेंट बना लिया। ठीक है, टेल को पानी नहीं चाहिए था इसलिए टेल पानी की तरफ नहीं है। टेल किसकी तरफ आ रही है? टेल्स की तरफ, टेल टुवर्ड्स टेल। यानी इस नॉन पोलर को ये नॉन पोलर पसंद आ रहा है, ये नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर एंड सो ऑन। और पोलर सारे के सारे किसकी तरफ है? बाहर की तरफ। और बाहर क्या है हमारे पास? चारों तरफ पानी ही पानी है। ठीक है, तो अब हेड इज स्टेबल विद वाटर एंड टेल इज स्टेबल विद टेल। तो हम कहेंगे ये जो एक क्लस्टर बन गया, अब ये क्लस्टर लो कंसेंट्रेशन पे तो बन नहीं सकता था। जब कंसेंट्रेशन ही कम है फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। ये ग्रुप तभी बन सकता था कोलाइडल रेंज का जब इस पे कंसेंट्रेशन क्या होती? हाई। और इसका साइज जो है दैट इज नाउ ऑफ कोलाइडल रेंज। ये अब कोलाइडल रेंज में जा चुका है। और अगर ये कोलाइडल रेंज पे पहुंच गया है तो नेचुरल सॉल्यूशन क्या बन गया? कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब सोप प्लस वाटर किस कंसंट्रेशन पे वो कोलाइडल बनेगा? हम उसे कहते हैं CMC, दैट इज क्रिटिकल माइसेले कंसंट्रेशन। यानी किस कंसंट्रेशन के बाद अगर आप कोलाइडल बनाना चाहते हो तो बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसेले कंसंट्रेशन। जिस कंसंट्रेशन के बाद आपको क्या नजर आते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस। और किस टेम्परेचर पे ऐसा होता है? दैट इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। तो क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कोलाइडल सॉल्यूशन इज गोइंग टू फॉर्म वेरी इजीली। समझ आ गया? आप सोच के देखो, ये जो सोप का सॉल्यूशन है, अकेला सोप क्लींजिंग नहीं कर सकता। सिंगल सोप यूनिट कैन नॉट क्लीन एनीथिंग। क्लींजिंग के लिए हमें ये चाहिए होता है और इस क्लस्टर का नाम रखा गया है माइसेले। दिस क्लस्टर इज कॉल्ड नाउ माइसेले। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या था? क्रिटिकल माइसेले कंसंट्रेशन। ठीक है, ये जो माइसेलेस बने हैं, दीज माइसेलेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींजिंग एक्शन। सफाई कब होती है कपड़ों की? कपड़े कब धुलते हैं अच्छे? जब ये बनेंगे। इसका मतलब अगर आप पानी में बहुत थोड़ा सा सर्फ डालते हो और सोचते हो कि सर्फ बहुत बढ़िया है, तो कोई फायदा नहीं है, कपड़ा नहीं साफ होने वाला। कि सर्फ बढ़िया होने से काम नहीं चलने वाला। सर्फ का कोलाइडल बनेगा, यानी ये बनेगा तो सफाई होने वाली है। ठीक है, बढ़िया सर्फ कम डाल दिया तो देयर इज नो क्लींजिंग। घटिया भी सर्फ ले लो लेकिन ज्यादा डाल के कपड़े धो लो तो कपड़ा साफ हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए हर डिटर्जेंट के ऊपर लिखा होता है कि 1 बकेट 2 स्पून्स, या वॉशिंग मशीन में वह क्वांटिटी लिखी होती है कि ऐड अबाउट 2 स्पून फुल इन 1 वॉशिंग जोन, वॉशिंग एरिया। उसका रीजन है, उनको पता है कि जब तक आपने सर्फ ही कम डाला, सर्फ डालने में तो कंजूसी कर दी और गालियां दे रहे हो कि सर्फ ही घटिया है, तो सर्फ थोड़ा ना घटिया बेटा। उन्होंने तो बताया था कि हमारी क्रिटिकल माइसेले कंसंट्रेशन इतनी है, आप उतना डालोगे ही नहीं तो फिर थोड़ा क्लींजिंग हो जाएगी। तो कितने कपड़े धो सकते? ठीक है, तो वो डालते हैं, वो बताते हैं आपको कि एक बकेट में इतने चम्मच या आधी बकेट में इतने चम्मच। तो उसका मतलब वो बता रहे हैं कि बेसिकली क्रिटिकल माइसेले कंसंट्रेशन कब अटेन होगी? जब आप पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से ऊपर रहोगे। अगर आपने उससे कम कंसंट्रेशन रखी तो माइसेले अच्छे नहीं बनेंगे, और जब अच्छे माइसेलेस नहीं है तो क्लींजिंग एक्शन भी प्रॉपर नहीं होगा। इज इट क्लियर? समझ आ गया? अब हमारे पास क्या कंसेप्ट बना? एसोसिएटेड कोलाइड। हम कह रहे हैं कि पहले तो वो सिंगल थे,
इसको हम क्लस्टर वर्ड ना यूज करके हम कहेंगे दे आर एसोसिएटेड यूनिट। अब इसमें और मल्टी मॉलिक्यूलर में फर्क क्या नजर आ रहा है? कुछ खास फर्क नजर आ रहा है मल्टी मॉलिक्यूलर और इसमें? ये लो कंसेंट्रेशन पे ट्रू सॉल्यूशन था और मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड लो कंसेंट्रेशन में पानी में घुल कहां रहा था? सल्फर तो पानी में वैसे भी घुलता नहीं है, ठीक है, दैट इज इनसॉल्युबल और ट्रू सॉल्यूशन कभी नहीं बना। यहां पे आपके पास पहले ये क्या था? ट्रू सॉल्यूशन, बाद में क्या बना? एसोसिएटेड कोलाइड बना। दूसरी बात, ये आयनिक है और ये आयनिक क्लाउड्स कलेक्टेड है, कलेक्शंस है, जबकि पहले क्या था? नॉन पोलर था, ठीक है। मल्टी मॉलिक्यूलर में नॉन पोलर सल्फर, गोल्ड, एटम्स वो थे, तो आयंस नहीं थे, इसलिए इन दोनों को अलग कैटेगराइज किया गया। इनको भी मल्टी मॉलिक्यूलर कह देते तो काम कम होता, 2 टॉपिक करने पड़ते, लेकिन इसको कहा गया एसोसिएटेड कोलाइड, ठीक है जी। समझ आ गया सबको? अब ये यहां तक पहले ड्रॉ कर लो। पहले आपने ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये ड्रॉ कर लो। Detergent solutions, soap and detergent solutions are forming associated colloid, above a particular concentration called critical micellar concentration. Soaps and detergents form associated colloid above a particular concentration called critical micellar concentration. This associated colloid is having lyophobic part. This associated colloid is having lyophobic part, ब्रैकेट में लिखो टेल, ठीक है, and lyophilic part that is head. क्लियर हो क्या? Next point. In one micelle, micelle बताना क्या होता है?
ma'am. It is cluster of various soap units. तो आप कहोगे in one micellar 100 or more than 100 soap units can be there. 100 or more than 100 soap units can be there. Critical micellar concentration for soaps is generally 10 raised to power minus 4 to 10 raised to power minus 3 molar. Critical micellar concentration for soaps is 10 raised to power minus 4 to 10 raised to power minus 3 molar. Next point. Temperature above which micellar formation takes place is called Kraft temperature. Temperature above which micellar formation takes place is called Kraft temperature. This is the reason it is hot water recommended for perfect washing. गर्म पानी में कपड़े क्यों साफ धुलते हैं, उसका वन ऑफ द रीजन है क्राफ्ट टेम्परेचर. ठीक है, क्लियर हो गया. जनरली डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनका क्राफ्ट टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास होता है, इसलिए ठंडे पानी में भी कपड़े धोए तो गंदे नहीं धुलते. ठीक है, लेकिन ये पक्की बात है कि अगर आप हाई टेम्परेचर पे क्लोथ क्लीन करते हो तो डेफिनेटली क्लींजिंग एक्शन बेटर होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. नेक्स्ट हेडिंग इज क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. The cleansing action of soap उसमें फर्स्ट पॉइंट है माइसेलेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींजिंग. यानी अगर माइसेलेस नहीं है तो क्लींजिंग नहीं हो सकती. माइसेलेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लींजिंग. दैट मीन्स क्राफ्ट temperature above craft temperature and concentration above or equal critical micellar concentration. That means temperature above craft temperature. C लिख सकते हो, K लिख सकते हो, T K कर दो, craft. और concentration greater than or equal to CMC, critical micellar concentration. बेटे क्लींजिंग एक्शन का पर्पस, क्लींजिंग एक्शन कैसे होता है. मान लेते हैं ये हमारे पास है सोप मॉलिक्यूल्स जो क्या बना चुके हैं, माइसेलेस. अब जब कोई क्लोथ यानी कपड़ा आपने इसमें डाल दिया और उस कपड़े के ऊपर ग्रीस लगी हुई है, दिस इज लेट अस सपोज ऑयल और ग्रीस, ये ऑयल स्टेन है. जब इस पे सोप सोल्यूशन डलेगा यानी सोप सोल्यूशन में एक कपड़ा जाएगा तो सोप के मॉलिक्यूल क्योंकि कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो सोप की टेल जो है वो इस ग्रीस की तरफ अट्रैक्ट होगी. इज इट क्लियर? क्योंकि टेल को नॉन पोलर ऑयल पसंद है तो टेल जो है इस ग्रीस में घुस गई. तो सोप की वो जो टेल है वो सारी की टेल्स जो है वो सोप की टेल्स वो किस में चली गई, उस ग्रीस में चली गई. तो सारी की सारी टेल्स ऐसे ग्रीस में घुसती चली गई. अब कपड़ा ऐसे नहीं धोते. आपने नोट किया होगा कपड़ा कैसे धोते हैं कि कपड़ा ऐसे पानी में डाला सर्फ वाले में और निकाल दिया, ऐसे धोते हैं कपड़ा? No. उसे थोड़ा रगड़ते हैं, है ना, या तो उसे मलते हैं या फिर वॉशिंग मशीन उसे घुमाती है अच्छी तरह से, कभी इधर घुमा दिया कभी उधर घुमा दिया, दैट इज वॉशिंग. तो वॉशिंग में अब हमने क्या किया, अब हमने इसको रगड़ा. हम जब इसको रगड़ते हैं, स्वर्लिंग मोशन देते हैं या उसे घुमाते हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम इसको हिलाने का मतलब है हम इसको जर्क्स एंड मोशंस देते हैं ताकि ये सोप के जो हेड हैं वो पुश करें टुवर्ड्स वाटर. यानी पानी के मॉलिक्यूल इन हेड्स को अपनी ओर खींचेंगे. जब हम इसे हिलाएंगे तो ग्रीस और ये सोप ये इनमें से जो हेड हैं वो पावरफुल होने की कोशिश करेंगे और वो पानी की तरफ अट्रैक्ट होंगे. जब पानी हिलेगा तो हेड भी हिलेगा और जब हेड हिलेंगे तो टेल भी हिलेगी. और फाइनली जब हम इतना घिसते हैं उसे मोड़ते हैं या घुमाते हैं तो पानी जो है वो इन हेड्स को अपनी ओर खींच रहा होता है. अब जब हेड खींचेगा तो टेल भी उसके साथ जुड़ी हुई है और टेल किसमें, ग्रीस में है, तो ग्रीस भी उसके अंदर ही है. तो ऑयल और ग्रीस का पूरा स्टेन उस माइसेले के साथ ही चला गया.
और कपड़ा जो है वो स्टेन फ्री हो गया। ठीक है, यानी अगले स्टेप में आपको नजर आता है कि कपड़ा तो नहीं रह गया, लेकिन ग्रीस जो है, ये ग्रीस जो थी वो माइसिले के साथ ही चली गई। अब ये जो ग्रीस है ये कपड़े के ऊपर दोबारा लग भी नहीं सकती। डू यू एग्री? क्योंकि अब ग्रीस के चारों तरफ क्या है, हेड्स है। ठीक है, अब ये कपड़े के ऊपर आ भी जाए तो भी कपड़े के ऊपर जब पानी सूखेगा तो ये कौन सा नहीं रह जाएगी। ठीक है, तो दिस ग्रीस विल स्टेन द वाटर और ये कपड़े से दूर हट गई, कपड़ा क्लीन हो गया। दैट इज क्लींजिंग एक्शन। अब बताओ, अगर आपने साबुन ही कम डाला और 2-3 ऐसे तेल वाले सोप है, तो 2-3 सोप तो इस पूरी ग्रीस को नहीं हटा सकते ना। तो इसलिए क्रिटिकल माइसेले कंसंट्रेशन तो चाहिए, कम से कम थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रीस पे घुसे और खींच के ले जाए। कई बार आप लोग अगर स्टेन पूरी तरह से नहीं उतरता तो उसी जगह पे कपड़े के ऊपर ही साबुन घिस देते हैं, प्रॉपर उसी जगह पे साबुन लगाना शुरू करते हैं तो वो उतर जाता है। तो उस रीजन आपने इतनी हाई कंसंट्रेशन दे दी है और अब जब आप रगड़ रहे हो तो वो नेचुरल माइसेले सारी टेल्स उसके अंदर घुस गई है और निकल के बाहर चला गया। अब मुझे बताओ, अगर इस टेल को मैं ब्रांच्ड बना दूं, ये टेल अगर ऐसी वाली हो, इसके ऊपर ब्रांचेस लगी हो, तो क्लींजिंग एक्शन और बढ़िया हो जाएगा कि नहीं? वो ग्रीस में जाके फंसी जाएगा और जब फंसी गया तो फिर ग्रीस जल्दी बाहर आ जाएगी। इट मीन्स अगर हम इस टेल को पंजों वाली कुछ हेलिकल सी बना दें, टेडी बेडी, ठीक है, तो इन दैट केस क्लींजिंग एक्शन और भी बढ़िया हो जाएगा। तो जैसे डिटर्जेंट्स जो हैं, अगर कोई ऐसा डिटर्जेंट हो, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक ब्रांच्ड डिटर्जेंट है, तो आप कहोगे इसका क्लींजिंग एक्शन इससे बेटर होगा जो मैंने पहले बनाया था। मैम जो ठीक है, ये समझ आ गया। ये ब्रांचिंग करना तो आसान है ना, ऑर्गेनिक में ब्रांचेस करना क्या मुश्किल है। एक मिथाइल इधर लगा दो, एक इथाइल लगा दो, प्रोपाइल लगा दो, ब्यूटाइल लगा दो, जो मर्जी लगाते हो। सर्फ एक्सेल के अंदर जो वो ऑरेंज, ठीक है, जो जितने भी डिटर्जेंट्स हैं जो कहते हैं कि हमारा क्लींजिंग एक्शन ज्यादा बढ़िया है, हमारी क्लींजिंग पावर ज्यादा बढ़िया है, वो इन्हीं चीजों को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को इम्प्रूव कर दिया, टेम्परेचर इम्प्रूव कर लिया, सीएमसी इम्प्रूव कर ली और उसी से एक अच्छा डिटर्जेंट को डिजाइन करते जाते हैं। क्लियर हो क्या? दैट्स अबाउट क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। मेरे ख्याल से लिखवाने की जरूरत है, खुद लिख लोगे, वहां पे कहानी डालनी। कहानी आप वैसे भी अच्छी लिख सकते हो। ओके जी, दैट्स ऑल अबाउट क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। अब तक हमने किया कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितनी तरह के हो सकते हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स हमने डिफाइन कर ली और उनका एक एक क्लींजिंग एक्शन पढ़ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक है, हमारा पूरा चैप्टर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हम कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे। उससे नेक्स्ट आएगा कि अगर बन गया और वो थोड़ा गंदा गंदा सा है, खराब खराब सा है, तो हम उसे प्यूरिफाई कैसे करेंगे। कर लिया। फिर हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर हम कहेंगे मान लो कोलाइडल बन गया और हमें नहीं चाहिए, तो हम उसे तोड़ेंगे कैसे, दैट इज कोगुलेशन। ठीक है, और अगर मान लो कोलाइडल बन गया और हम चाहते हैं कि वो कोलाइडल ही रहे, तो हम उसे स्टेबलाइज कैसे करेंगे। तो ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब बताओ कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए होते, वी डोंट वांट दोज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो आंसर आता है डस्ट पार्टिकल्स इन एयर, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, स्मोक हमें नहीं चाहिए, फॉग हमें नहीं चाहिए। ठीक है, कौन से हमें चाहिए, दूध, हमें दूध की फॉर्म में चाहिए। हर टाइम पे पनीर तो नहीं खा सकते ना, चाहे तो चाहे दूध से बनेगी, पनीर से नहीं बनेगी। तो इसका मतलब दूध एक इमल्शन है, लेकिन हमें चाहिए। क्रीम हमें चाहिए। क्लियर हो क्या? तो सम कोलाइडल सॉल्यूशंस आर रिक्वायर्ड एंड सम आर नॉट रिक्वायर्ड। जब हमें चाहिए हो तो हम उसे बनाते हैं और स्टेबल बनाते हैं, और जब हमें नहीं चाहिए होते तो हम उसे उसकी इमल्शन को, उसके कोलाइडल पार्ट को तोड़ देते हैं। वी ब्रेक दैट कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। द नेक्स्ट हेडिंग इज प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्ट्स। Next topic we are going to start is preparation of colloidal solutions. कितना हो जाएगा? Preparation तो खत्म हो जाएंगे। Preparation of colloidal solutions. Preparation of colloidal salts. फर्स्ट बेटा लायोफिलिक सोल्ट्स। अगर तो लायोफिलिक कोलॉइड आपको बनाने तो आप कह सकते हो डायरेक्ट मिक्सिंग, सीधा ही मिक्स कर दो, या फिर थोड़ा सा हिलाना पड़ सकता है, स्टरिंग, वार्मिंग, थोड़ा गर्म करना पड़ सकता है। दिस कैन लीड टू
कोलाइडल सॉल्यूशंस ऑफ लायोफिलिक पार्ट। तो लायोफिलिक सोल्स के लिए हमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट नहीं करना पड़ता, और मैंने आपको बताया था दीज आर रिवर्सिबल सोल्स। खराब भी हो जाए तो दोबारा इसी तरह से बन जाती है। बट इफ इट इज लायोफोबिक सोल्स, लायोफोबिक सोल्स को बनाने के लिए स्पेशल मेथड्स चाहिए होते हैं। तो लायोफोबिक सोल्स प्रिपरेशन बाय स्पेशल मेथड्स। अब हमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स चाहिए जिनसे हम इनको बनाएंगे। स्पेशल मेथड्स में हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। वन इज केमिकल मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन, सेकेंड इज एग्रीगेशन टेक्निक्स, and third is disintegration methods. केमिकल मेथड नाम से समझ आ जाता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को यूज करेंगे। एग्रीगेशन टेक्निक का मतलब होता है ट्रू सॉल्यूशन से आपने कोलाइडल सोल बनाना है। जैसे पार्टिकल बहुत छोटे छोटे से हैं तो वो ट्रू सॉल्यूशन है, हम इनको इकट्ठा करके एक क्लस्टर सा बनाएंगे और अब ये कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। इसका मतलब हमने ट्रू सॉल्यूशन को कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना है, तो उसे बोलते हैं एग्रीगेशन टेक्निक्स। डिसइंटीग्रेशन मेथड का मतलब है सस्पेंशंस को